हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम स्टोमक के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो स्टोमक है हमारा, इसके चारों ओर एक दीवार लगी रहती है। इस तरीके से ये जो दीवार है ये इसमें श्लेष्म भरा होता है और ये जो ग्रंथि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। और हमारा जो स्टोमक है उसमें क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, तो डाइल्यूट HCl, रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। और मैंने सभी का कार्य भी आपको बताया था लास्ट क्लास में। जैसे डाइल्यूट HCl क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर ये आवरण ये नहीं रहेगा तो ये क्या कर सकता है, हमारे पेट को ये क्या कर सकता है, गला भी सकता है। तो डाइल्यूट HCl का काम क्या है, यानी ये जो म्यूकस है, ये जो हमारा ये बाहरी जो आवरण है, ये डाइल्यूट HCl से हमारी रक्षा करता है। अब डाइल्यूट HCl के काम क्या है, तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे हमारा भोजन जल्दी पच सके। यह हमारे पेट में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही साथ हमारे जो पेट में पाए जाने वाले एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। सेकंड, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन छोटे बच्चे यानी जो दूध पीने वाले बच्चे माता पे आश्रित रहते हैं उसमें प्रोटीन को पचाता है। और वहीं पेप्सिन का काम क्या है, तो जो वयस्क हैं उनमें प्रोटीन के पाचन में ये मदद करता है। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था। और इसी में एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, ये है आपका कि अमाशय में पचे हुए भोजन को काइन कहते हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर कर। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, तो अमाशय में पचे हुए भोजन को काइन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि छोटी आंत में ही भोजन का अंतिम पाचन होता है। और यह जो छोटी आंत होता है यह 3 परतों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट को कहते हैं ड्यूडेनम, सेकंड को कहते हैं जेजुनम और थर्ड को कहते हैं इलियम। यानी ये छोटी आंत में यह 3 भाग होता है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, सेकंड को बोलते हैं जेजुनम और थर्ड को कहते हैं इलियम। ध्यान रखिएगा, इलियम में ही सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है और यह छोटी आंत की सबसे बड़ा भाग होता है, यानी बड़ा इन द सेंस लंबा भाग होता है। एक मिनट, यह लंबा भाग होता है छोटी आंत का। कौन, तो इलियम। तो यहाँ लिखा हुआ है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है और सबसे अधिक पाचन और अवशोषण भी की जो प्रक्रिया होती है वह इलियम में ही संपन्न होती है। अब सबको हम एक एक कर कर पढ़ते हैं। तो ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यूडेनम क्या है, इससे सहायक ग्रंथि के रूप में लीवर और पेनक्रियाज जुड़े रहते हैं। अब जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो तो मैंने यहाँ आपको शो किया था, एक मिनट, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। और यहाँ देखिए इससे क्या जुड़े हुए हैं, इससे सहायक ग्रंथि के रूप में लीवर भी जुड़ा हुआ है, तो क्या कह रहा है ड्यूडेनम कि इससे सहायक ग्रंथि के रूप में लीवर और पेनक्रियाज जुड़े रहते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। लीवर को हिंदी में हम बोलते हैं यकृत और पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लीवर को शरीर का प्रयोगशाला भी कहा जाता है, लीवर को शरीर का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि यकृत यानी लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है और लीवर को ही शरीर का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो हमारा लीवर है, लीवर से बाइल जूस का स्राव होता है। और ये जो भी मैं यहाँ पॉइंट करके लिखा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको आपके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है। तो बाइल जूस का स्राव जो क्या होता है, यकृत से होता है। और ये जो बाइल जूस होता है वह ड्यूडेनम में पहुंचकर वसा का पाइसीकरण करता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है, तो बाइल जूस का स्राव यकृत से होता है। और ये भी पूछा जाता है कि वसा का पाइसीकरण कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि वसा का पाइसीकरण हमारा बाइल जूस करता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बाइल जूस जो है, बाइल जूस का संग्रह कहाँ होता है, गोल्ड ब्लैडर में होता है। बाइल जूस का संग्रह कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और बाइल जूस भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका बिलीरुबिन और सेकंड है आपका बिलीवर्डिन। फर्स्ट है आपका बिलीरुबिन और सेकंड है आपका बिलीवर्डिन। अब देखिए, अगर बिलीरुबिन की मात्रा आपके रक्त में बढ़ जाए तो क्या होता है, तो अगर बिलीरुबिन की मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो इससे पीलिया यानी जॉन्डिस रोग हो जाता है। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि हमारे जो गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन पाया जाता है वो किसका बना होता है, तो आप बता सकते हैं कि वो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही गॉल ब्लैडर और किडनी में पथरी हो जाता है। ठीक है, स्टोन किसका बना होता है जो हमारे गॉल ब्लैडर या किडनी में पाया जाता है, तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट कर कर लिख रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो पेनक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। फर्स्ट बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। तो यहाँ कह रहा है पेनक्रियाज जो है हमारी शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था ऊपर डायग्राम में कि ड्यूडेनम से दो सहायक ग्रंथि जुड़ी होती है। फर्स्ट है आपका लीवर और सेकंड है आपका पेनक्रियाज। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है जो ड्यूडेनम से जुड़ी होती है। और पेनक्रियाज को भी मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। पेनक्रियाज को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इस ग्रंथि से दो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड जुड़े रहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि और इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो यह एक नलिका युक्त संरचना होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्टफुल। नलिका युक्त संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टफुल। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही एंजाइम का भी स्राव होता है, इससे ही दुग्ध ग्रंथियां भी जुड़ी रहती है। इसी एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्लाइवा का भी स्राव होता है और स्वेट जो हमारा पसीना है इसी एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। क्लियर है? जिसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से ये सारे यानी एंजाइम, दुग्ध ग्रंथियां, स्लाइवा और पसीना का स्राव होता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है और यह डक्टलेस होता है। डक्टलेस कहने का मतलब यह है कि यह नलिका विहीन होता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड नलिका युक्त होता है यानी डक्टफुल होता है। क्लियर है? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी लिख लीजिएगा कि पेनक्रियाज में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। अगर बीपीएससी की बात करें तो ये कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी ये 3 से 4 बार पूछा गया है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पेनक्रियाज में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए ये फैक्ट समझ लीजिए। और लैंगरहैंस में ही अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग सीखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। यहां से क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, हाँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है आपके ट्रिप्सिन, सेकंड है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज और थर्ड है आपका लाइपेज। फर्स्ट है आपका ट्रिप्सिन, सेकंड है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज और थर्ड है आपका लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप लोग स्टार्ट देकर लिख लीजिएगा। ध्यान रखिए बच्चों, जो भी मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ, जो भी आपको मैं नोट्स बनवाता हूँ और जो जिसको मैं नोट कर लिखता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं उसको नोट कर लिखवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। और आप जो भी मैं नोट लिखवाता हूँ वो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, जिससे आपको जो है एक साथ दोनों काम हो रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैं वहाँ साथ में लिखवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे एंजाइम है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। सेकंड है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो इसमें क्या होता है? स्टार्च यानी मंड को यह माल्टोज में बदलता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और लाइपेज जो है आपका वसा यानी फैट का पाचन होता है। लाइपेज से क्या होता है? फैट का पाचन यानी वसा का पाचन। पेनक्रियाटिक एमाइलेज से क्या होता है? आपका स्टार्च जो है माल्टोज में चेंज होता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तोड़ता है। और ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है।
चलिए, अब इसी में है आंत्र ग्रंथि, और आंत्र ग्रंथि से ही आंत्र रस का स्राव होता है। आंत्र ग्रंथि से आंत्र रस का स्राव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माल्टेज, यहां ध्यान रखिएगा ये माल्टेज है, माल्टोज नहीं। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, अब माल्टेज क्या है? माल्टेज जो है माल्टोज का पाचन करता है। माल्टेज जो है किसका पाचन करता है? माल्टोज का पाचन करता है। और माल्टोज पाचन के बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही टूटता है, यानी बाय प्रोडक्ट यानी अंतिम प्रोडक्ट के रूप में अगर माल्टोज टूट रहा है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपका लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, और लैक्टोज जब टूटेगा तो अंतिम प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। लैक्टोज जब ब्रेक होता है तो वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतिम उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ये बनता है। थर्ड है आपका सुक्रेज। जैसा नाम है वहां आपको दिख रहा होगा कि सुक्रेज से किसका पाचन होता है? सुक्रोज का। सुक्रेज से किसका पाचन होता है? सुक्रोज का। और जब सुक्रोज टूटता है तो यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, यानी अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है आपका पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज, हाँ, यानी पेप्टाइडेज जो है पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन एक ही नाम है। पेप्टाइडेज जो है पॉलीपेप्टाइज और पेप्टोन का पाचन करता है और अंतिम उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में अमीनो एसिड का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, पेप्टाइडेज जो है वह पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन का पाचन करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? अमीनो एसिड का। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइडेज। इससे क्या होता है? डीएनए और आरएनए का पाचन होता है और अंतिम उत्पाद के रूप में न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये सारे पॉइंट थे और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसका आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, और ये जो सारी मैंने आपको ये सारा प्रोसेस दिखाया, ये कहाँ होता है? कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कुछ नोट है यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही बनाए जाते हैं। फ्रुक्टोज जो है सॉरी, फ्रुक्टोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही बनाए जाते हैं। फलों की मिठास, शहद की मिठास फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। यानी फलों की मिठास, शहद की मिठास सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। प्रोटीन टूटकर किस में बनता है? अमीनो एसिड में। स्टार्च टूटकर ग्लूकोज में बनता है। वसा टूटकर 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में टूटता है। वसा जो है ये ब्रेक होता है तो किस में बनता है? 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में टूटता है। छोटी आंत की दीवारें जो है उंगली नुमा संरचना होती है। छोटी आंत की दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का काम क्या है? यह ज्यादा से ज्यादा भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। माइक्रोविलाई क्या करता है? यह ज्यादा से ज्यादा भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सीकम। सीकम से ही क्या जुड़ा रहता है? अपेंडिक्स। और सीकम कहाँ पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के अंदर सीकम पाया जाता है और सीकम से ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स जो है यह अवशेषी अंग माना जाता है। अवशेषी अंग मतलब हमारे शरीर में इसका कोई यूज नहीं होता है। अगर ये यहाँ से हमारे शरीर से अपेंडिक्स को हटा भी दें तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले हम लोग यूज करते थे। जब हम लोग हजारों साल पहले की बात है, जब हम लोग घास वास खाते थे तो अपेंडिक्स उसमें मदद करता है। लेकिन जानवरों या मवेशियों में ये अभी भी पाया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स जो है सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट। और बड़ी आंत में ही क्या पाए जाते हैं? कॉलन। और कॉलन का काम क्या है? जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत में क्या पाए जाते हैं? कॉलन। और कॉलन क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। तो ये जो भी आज मैंने आपको बताया था, ये थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट। और इसी में एक टॉपिक है विटामिन्स, और हम लोग विटामिन्स में भी थोड़ा देख लेते हैं।
अब देखिए विटामिन होता क्या है, तो सबसे पहली बात ये जानिए कि विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, यह हमें बाहरी खाद्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन जो है हमें बाहरी खाद्य पदार्थों से मिलता है और यह हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। विटामिन क्या करता है, यह हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। और ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले विटामिन के बारे में लूनिन ने बताया। विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लूनिन ने। और विटामिन थ्योरी जो दिया वो सबसे पहले किसने दिया, हॉपकिंस ने। विटामिन थ्योरी किसने दिया, हॉपकिंस ने। और विटामिन शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लूनिन। और विटामिन की खोज और जो नाम दिया वो किसने दिया, फंक ने, कैसमीर फंक। किसने दिया, कैसमीर फंक ने। यानी सबसे पहले विटामिन के बारे में किसने बताया, लूनिन। विटामिन थ्योरी किसने दिया, हॉपकिंस। और इसका खोज, विटामिन का खोज और नाम किसने दिया, कैसमीर फंक ने। अब विटामिन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जल में घुलनशील और सेकंड है आपका वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी ही सिर्फ और सिर्फ जल में घुलनशील होते हैं। इसको छोड़कर जितने भी विटामिन के टाइप हैं वो किस में होते हैं, वसा में घुलनशील। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील बी और सी को छोड़कर ए, डी, ई और के होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वसा में घुलनशील। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। इसका जो साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसके कमी का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है और इसके कमी से रतौंधी या जेरोप्थेल्मिया जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम जो है कैल्सीफेरोल है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है और इसके कमी से कौन से रोग होते हैं ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। और इसके कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डी से जुड़ी ये बीमारी है। अगर बच्चों में होगा तो ये क्या होगा, रिकेट्स। और वयस्कों में होगा तो वो क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया। अब विटामिन डी जो है वो D2 और D3 भी होते हैं। D2 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एर्गो कैल्सीफेरोल। क्या है, विटामिन D2 का साइंटिफिक नेम है एल्गो कैल्सीफेरोल। और विटामिन D3 का है कोलकैल्सीफेरोल। D2 का नाम एर्गो कैल्सीफेरोल और D3 का नाम कोलकैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। और इसके कमी से नपुंसकता जैसी रोग होती है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो वो है हमारा क्या, विटामिन ई। नेक्स्ट है विटामिन के। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। या तो नेप्थोक्विनोन का ये या फिलोक्विनोन, बात बराबर ही है। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। जैसे आपका कहीं अगर कट जाता है तो लगातार उससे ब्लड का स्राव होते रहता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इसके विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और अगर ज्यादा कम हो जाए तो इसे हीमोफीलिया जैसे रोग होते हैं। ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया जो है वह अनुवांशिक बीमारी है और स्त्रियां इसकी वाहक होती है। ठीक है, इसकी वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां। और इसे एक्स क्रोमल डिजीज भी कहा जाता है। और सबसे पहले जो है यह महारानी विक्टोरिया के परिवार में हुआ था, तो इसलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन के का जो है इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसे एक्स क्रोमल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। ये हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक बीमारी है और इसकी वाहक कौन सी है, इसकी वाहक स्त्रियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट करता हूँ। रॉयल डिजीज जो है हीमोफीलिया को कहते हैं, यह एक अनुवांशिक बीमारी है और इसकी वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां। और रॉयल डिजीज जो है यानी हीमोफीलिया को ही एक्सक्रोमल डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, वसा में घुलनशील। अब हम लोग देखते हैं क्या, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। यानी विटामिन बी यानी B1, इसे हम क्या बोलते हैं, थायमीन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग। B2 राइबो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। और इसके कमी से किलोसिस होता है। और किलोसिस क्या होता है कि माउथ के दोनों साइड दरारें आ जाती है, मुंह फट जाता है।
यानी फेस आपका फट जाएगा, तो ये क्या हो जा क्या ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? किलोसिस। नेक्स्ट है आपका B3, जिसे हम निकोटिनिक या नियासिन भी कहते हैं। B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? निकोटिनिक या नियासिन। B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, और इसके कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है आपका B6, जिसे हम पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, और इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग मैंने आपको बताया ऊपर ही कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और ध्यान रखिएगा, पायरोडॉक्सिन यानी B6 के कारण ही हमें सपनों को याद रखा जाता है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सपनों को याद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन B6। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, और इसके कमी से बालों का झड़ना जैसा रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन 9 होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, जो गर्भधारण की हुई महिलाएं होती हैं उनमें डॉक्टर उनको क्या सजेस्ट करते हैं? फॉलिक एसिड के टैबलेट सजेस्ट करते हैं क्योंकि उनमें एनीमिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका B12, जिसे हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं, और इसके कमी से भी एनीमिया रोग होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि B12 में क्या पाया जाता है, तो B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट है विटामिन C, और विटामिन C को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से स्कर्वी जैसे रोग हो जाते हैं। और स्कर्वी क्या होता है कि दांतों के मसूड़ों में रक्त लगातार बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट विटामिन C जो है रसदार खट्टे फलों में पाया जाता है, और सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C आंवला में पाया जाता है। ठीक है, अब नोट कर यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह आयरन को अवशोषित करता है, यानी विटामिन C जो है यह आयरन को अवशोषित करता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन आयरन को अवशोषित करता है, तो वो है विटामिन C, और यह विटामिन C जो है घाव भरने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन B और विटामिन C, दो ऐसे विटामिन होते हैं जो मानव के मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। यानी विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, इसी कारण वो क्या होता है कि मानव के मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये था आपका क्या? विटामिन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।